हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है क्लास 12 का होम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब गृह विज्ञान। और इसमें हम लोग जो है इस वीडियो में होम साइंस का जो पहला चैप्टर है, जिसमें शिशु की जानकारी, मतलब जो छोटा बच्चा होता है 0 से 3 वर्ष, मतलब जो शिशु 0 से 3 वर्ष मतलब जब जन्म लेता है तब से लेके 3 साल तक का जो शिशु होता है, उसमें कब कब क्या चेंजेस आता है, क्या क्या परिवर्तन आता है, बच्चा कब बच्चे को माँ का दूध पिलाना स्टार्ट करना चाहिए और बच्चे को कौन सा दूध पिलाना चाहिए, और बच्चा कब मम्मी पापा को अपना पहचान पाता है, कब वो हंसता है, और ये सारी चीज़ें, और कब वो जो है पैर के बल खड़ा होने का प्रयास करता है, और कब वो दौड़ लगाना स्टार्ट करता है, तो ठीक ना, कब मम्मी पापा ये सब बोलना स्टार्ट करता है। तो मतलब मतलब जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक में जो जो चेंजेस आता है एक बच्चे के जीवन में, एक शिशु के जीवन में, वो सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए ये जो समाज है ना, इसकी गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों से चलता है। स्त्री के बगैर पुरुष अधूरा है और पुरुष के बगैर स्त्री अधूरा है। इसलिए दोनों जो है एक पवित्र संस्कार विवाह होता है, जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे के बंधन में बनते हैं। और विवाह संस्कार के बाद जो है एक गर्भाधान संस्कार स्टार्ट होता है, और इसमें हम लोग गर्भाधान संस्कार में जो है एक अवस्था आता है जिसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं, है ना, गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी, ठीक ना, प्रेगनेंसी जो है, गर्भावस्था का मतलब प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी क्या होता है? जब लड़का के शरीर का शुक्राणु लड़की के शरीर के अंडाणु से निषेचित होता है और निषेचित होकर गर्भाशय में स्थापित होकर गर्भ की शुरुआत करता है, तो इसी प्रोसेस को गर्भाशय यानी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी कहा जाता है ना। प्रेगनेंसी मतलब यार, जब महिलाओं का जो बच्चेदानी होता है, जिसमें बच्चा पलता है, बच्चों का विकास होता है, माँ का जो गर्भ होता है जिसमें बच्चा पलता है, शिशु का विकास होता है, ठीक है ना। तो जो शिशु का विकास होता है इसमें कितने महीने लगता है? तो 9 महीना लगता है। ये सब आपको मालूम होगा। अगर पूछे कि ये प्रेगनेंसी क्या होता है, गर्भावस्था क्या होता है, अगर डिफिनेशन पूछे कि परिभाषा क्या होता है, आप लिखिएगा कि महिलाओं के गर्भ में जब एक नया जीवन विकसित होने लगता है, मतलब महिलाओं के गर्भ में यानी महिलाओं के बच्चेदानी में जब एक नया जीवन विकसित होने लगता है ना, तो उस अवस्था को ही गर्भावस्था कहा जाता है, मतलब प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट है, तो इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे होता है? तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक तो इसमें यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट का मतलब हुआ कि जो पेशाब जांच होता है। एग्जाम में पूछता है कि रक्त जांच होता है, ब्लड जांच होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, या पेशाब की जांच होता है। तो आपको याद रखना है कि यूरिन टेस्ट होता है, मतलब पेशाब की जांच होता है। एक तो आप इसके जरिए से जान सकते हैं कि कोई भी महिलाएं प्रेग्नेंट है या नहीं है, और दूसरा है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कि आपका जो महावारी होता है, यानी हर महीने होने वाले जो महावारी होता है, अगर वो मिस हो जाए, ठीक ना, अगर वो मिस हो जाए, हर महीने होने वाली जो महावारी होता है, ये अगर मिस हो जाए, तो ये भी है कि इससे भी पता चल सकता है कि कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है। या एक सिम्टम होता है उल्टी वगैरह का, और ये तो तब होता है, तब तक में महिलाएं जो है 1-1.5 महीने का जो है उसके गर्भ में जो है शिशु हो जाता है, तो उसके बाद भी ये सिम्टम दिखता है। तो ये तो खैर बाद वाली सिम्टम हुए। तो यूरिन टेस्ट के जरिए से गर्भावस्था का पता चलता है, या हर महीने होने वाली जो महावारी है वो रुक जाता है, तो उससे पता चलता है कि जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट है। या तो उल्टी वगैरह, ये भी इसका एक सिम्टम है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि महिलाएं जो है वो प्रेग्नेंट है। अभी जो पूरा गर्भावस्था है, इस गर्भावस्था में बच्चे जो होता है, जो भ्रूण होता है, उसका विकास होने में 9 महीने का टाइम लगता है। यानी जो गर्भावस्था होता है ये कितने टाइम का होता है?
तो ये 9 महीने का होता है। यानी जो गर्भावस्थाएं है, जो गर्भावस्था होती है ये 9 महीने का होता है। गर्भावस्था का अगर काल पूछे, यानी जिसमें बच्चा बच्चेदानी के अंदर जो है वो विकसित होता है, तो इसमें तकरीबन 9 महीने का टाइम लगता है। 9 महीने का टाइम लगता है। अगर सप्ताह पूछे तो तकरीबन 40 सप्ताह लगता है, और अगर दिन पूछ ले तो तकरीबन 280 दिन के अप्रोक्स लगता है। यानी कि जो महिलाएं गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में और जो बच्चेदानी में जो शिशु का विकास होता है उसमें कुल जो है 9 महीने का समय लगता है। मतलब तकरीबन 40 सप्ताह का, या दिन अगर पूछे तो याद रखना है कि 280 दिन का समय लगता है। अब इस 9 महीने को भी 3-3 महीने का पार्ट में डिवाइड अगर करते हैं तो है ना, तो पहला त्रैमासिक, दूसरा त्रैमासिक और तीसरा त्रैमासिक होता है। पहला त्रैमासिक, दूसरा त्रैमासिक और तीसरा त्रैमासिक हुआ। यानी पहला 1 से 3 महीना है ना, 1 से 3 महीना, और जो है फिर 4 से 6 महीना, फिर 7 से लेके 9 महीना। ठीक ना, 7 से लेके 9 महीना। यानी जो पहले 3 महीना होता है, इस 3 महीना में जो शिशु होता है उसके अंग का विकास होता है। तो आपको याद रखना है कि पहला जब कोई भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो पहला 3 महीना होता है, इस 3 महीना के दौरान जो है उसके गर्भ में जो है अंगों का, जो शिशु होता है उसके अंगों का विकास होता है। उसके अंगों का विकास होता है, जैसे हृदय, ये इसका विकास सबसे पहले होता है। उसके बाद जो है मस्तिष्क हो गया, है ना, मस्तिष्क वगैरह हो गया, तो ये सब का विकास होता है। फिर तंत्रिका तंत्र होता है, ये सब विकसित होता है। तो पहला जो 3 महीना होता है उसमें बच्चों का, यानी जो शिशु जो माँ के गर्भ में पलता है उसके अंगों का विकास स्टार्ट होता है ना, मस्तिष्क बनना स्टार्ट होता है, हृदय बनता है, उसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सारी चीजें विकसित होता है। और इसके साथ साथ जो है जो महिलाएं होती है इस काल में जो है उसको मितली आना, उल्टी आना और जो है थकान महसूस होना, है ना, तो मितली आना हो गया, मितली भी आता है, मतलब माथा चकराता है, उल्टी आता है, और जो है वो थकान भी महसूस करती है। तो ये सारे सिम्टम, ये सारे पहचान जो है 1 से 3 महीने का हो गया। और जो बीच का फिर 3 महीना आता है, चौथा, पांचवा और छठा महीना जो आता है, यहाँ पर शिशु का विकास बड़ी तेजी से होता है। मतलब जो माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, जो शिशु है ना विकसित होता है, उसका विकास जो है ना, उस शिशु का विकास इस 3 महीने में बड़ी तेजी से होता है। शिशु का विकास बड़ी तेजी से होता है, और इस 3 महीने में ही शिशु का जो शरीर का हड्डी होता है, जो शरीर की मांसपेशी है, तो ये सब जो है मजबूत होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो बच्चा होता है ना, तो उसके शरीर का जो हड्डी होता है, मांसपेशियां होता है, ये सारे मजबूत स्टार्ट होते हैं कितने, चौथे, पांचवें और छठा महीना में ये स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इसी माह में जो है ये बीच का जो चौथा, पांचवा, छठा महीना है, इसमें ही जो माँ का पेट होता है उसमें थोड़ा उभार भी नजर आना स्टार्ट हो जाता है। और अंतिम का जो त्रैमासिक है ना, तीसरा त्रैमासिक जो है 7वां, 8वां और 9वां महीना, यहाँ पर जो है बच्चा पूर्ण रूप से जो है विकसित हो जाता है। यहाँ पर जो बच्चा है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, मतलब बच्चे के मस्तिष्क का, हृदय का, लीवर का, हाथ का, पैर का, उंगली, ये सब चीज विकसित हो जाता है। यानी प्रॉपर जो है वो तैयार हो जाता है इस दुनिया में आने के लिए। यानी पूर्ण रूप से बच्चा विकसित हो जाता है। उसका आकार जो है ना, वो आकार बच्चे का बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, पूर्ण रूप से वह विकसित हो जाता है। और इस पीरियड में, इस काल में 7वें, 8वें और 9वें महीने में जो है बच्चा जो है माँ के गर्भ में हिलना डुलना भी स्टार्ट कर देता है ना, हिलना डुलना भी माँ के गर्भ में स्टार्ट कर देता है। तो ये था कि गर्भावस्था का जो है 9 महीने का समय होता है। उसमें 3 त्रैमासिक में इसको बांटा गया है। पहला तीसरा 3 महीना, फिर बीच का 3 महीना, फिर बाद का 3 महीना। पहले वाले 3 महीने में बच्चों के अंगों का विकास होता है माँ के गर्भ में, और जो है सबसे पहले हृदय बनता है, तैयार होता है बच्चों का, फिर मस्तिष्क तैयार होता है ना, तो इस तरह से फिर तंत्र का विकास होता है। और इस पहले 3 महीने में जो है जो महिलाएं होती है उसको मितली आना, मतलब माथा चकराना, उल्टी होना, थकान महसूस होना, ये सारी चीजें होता है ना।
क्योंकि इस समय जो है ना महिलाओं के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो जिसके वजह से मितली आना, उल्टी, थकान, ये सारी चीजें महसूस किया जाता है। और जो बीच का 3 महीना होता है, चौथा, पांचवा और छठा महीना, इसमें जो माँ के गर्भ में जो शिशु पलता है उसका विकास तेजी से होता है। मतलब जो उसका अंग वगैरह होता है ना वो बहुत तेजी से डेवलप होता है, और जो बच्चों का हड्डी होता है, जो बच्चों की मांसपेशी होता है, ये सारे मजबूत होता है। और लास्ट का जो तीसरा 3 महीना होता है, 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है, यहाँ पर बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी उनका जो है आकार भी बढ़ जाता है। और इस अवस्था में जो है ना बच्चा माँ के गर्भ में जो है वह हिलना डुलना भी थोड़ा स्टार्ट कर देता है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब 9 महीना कंप्लीट हो जाता है, तब टाइम आता है प्रसव का। प्रसव का मतलब ये जो गर्भ में जो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, इसका दुनिया में आना, है ना। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो प्रसव का आएगा, यानी इसके बाद जो है प्रसव का समय आता है। तो ये प्रसव क्या होता है, इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि दूसरा जो टर्म आता है वो प्रसव का आता है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो माँ के गर्भावस्था से बच्चों का बाहर निकलना ये क्रिया ही प्रसव कहलाता है। और प्रसव जब होता है, यानी जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि बच्चा का रोना बहुत जरूरी है ना। बच्चा का रोना उस समय बहुत जरूरी माना जाता है। अगर कोई बच्चा न रोए तो ये अच्छी खबर नहीं है, इससे बच्चा को नुकसान होता है। यानी कि बच्चा, ऐसा कहिए ना कि अगर बच्चा कुछ देर ना रुके ना, रोए ना, तो अशुभ भी हो सकता है ना। ये रोने से क्या संबंध है कि बच्चा जब जन्म ले उस समय रोना अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के द्वारा, माँ के जरिए से उसका जो है सांस, पोषण, हर एक चीज माँ के जरिए से होता है। लेकिन जब वो माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद उसको खुद से सांस लेना पड़ता है, और सांस लेने के लिए ये जो श्वास नली है इसका स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। और ये जो श्वास नली है जिसके माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, ये स्टार्ट बच्चा के रोने से ही होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जब बच्चा रोएगा, है ना, जब बच्चा रोता है तो उसका जो ये श्वास नली है, ये श्वास नली जो है प्रारंभ हो जाता है ना, प्रारंभ होना दर्शाता है, मतलब स्टार्ट होना दर्शाता है। और बच्चा का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया, रोने की प्रक्रिया से वह जो है बाहरी वातावरण से सांस लेना स्टार्ट करता है। इसलिए बच्चों का रोना बहुत जरूरी माना जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाए, तो जन्म होने के बाद जो है ना, बच्चों को ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म हो गया तो इसको एसी रूम में रखना है और जो है वहाँ ठंडापन होता है तो बच्चा गोरा होगा, ऐसा नहीं है। बच्चा जब जन्म लेना तो उसको जो है पोंछ करके, उनके बाद जो है उसको गर्म कपड़े में लिपट कर रखना है। यानी बच्चे को गर्म रखना ज्यादा जरूरी होता है ना। बच्चों के लिए जब बच्चे का जन्म हो तो उनको गर्म रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चे को धो पोछ करके उनको कपड़े में लपेट करके जो है रखना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के साथ साथ आजकल का दौर में तो और भी ज्यादा बढ़ गया है कि अनेक बीमारियों के साथ वो आता है। और जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद उनको कौन कौन सा टीका है जो देना बहुत जरूरी होता है। कुछ तो ऐसे भी टीका है जो बच्चा के जन्म के 24 घंटे के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा टीका है, देखिए जो बच्चे को सबसे पहले टीका लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। यानी हेपेटाइटिस जो बी है, ये टीका बच्चे को सबसे पहले लगता है। यानी बच्चों के शरीर में पहले खुराक के रूप में ये हेपेटाइटिस बी का ही टीका लगता है। क्योंकि ये जो टीका लगता है ना, ये हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी, इस वायरस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अब ये वायरस अगर शरीर के अंदर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ये वायरस शरीर में रहे ना तो इससे लीवर की गंभीर समस्या हो सकती है ना। लीवर की गंभीर समस्या बच्चों में उत्पन्न हो सकता है, लीवर का, ठीक है ना। लीवर की गंभीर समस्या बच्चे को हो सकता है। यानी कि यार ऐसा मानिए ना, अगर कि ये हेपेटाइटिस जो बी है ना, ये ऐसा वायरस है, अगर इनसे बच्चा को सुरक्षित नहीं किया जाए तो बच्चे को लीवर संबंधित बीमारियां हो सकती है। क्या बीमारियां, आप ऐसा समझिए कि इनको लीवर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी जो है, इनका खुराक बच्चे को दिया जाता है।
और ये अधिकतर जो है बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है ना, 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। इसके बाद अलग अलग केस में दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे जनरली 24 घंटे के अंदर बच्चे को दिया जाता है। तो बच्चे को दिए जाने वाला पहला खुराक कौन सा है, तो वो हेपेटाइटिस बी होता है। और ये हेपेटाइटिस बी वायरस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इससे ज्यादा गंभीर, ज्यादा इफेक्ट शरीर के कौन से हिस्से को पड़ता है, तो लीवर को पड़ता है ना। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी देना बच्चों को बेहद जरूरी होता है। दूसरा जो टीका बच्चे को लगता है वो BCG का टीका लगता है। और ये जो BCG का टीका है ना, ये सप्ताह के अंदर यानी 7 दिन के अंदर किसी भी दिन दे सकते हैं, या कुछ मामला ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना। ऐसे तो ये सप्ताह भर के अंदर में देना पड़ता है, सप्ताह के अंदर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामला हो जाता है जब बच्चे को ये BCG का टीका 24 घंटे के अंदर देना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर देना पड़ता है। अब ये जो BCG का टीका है, ये BCG का टीका में क्या मतलब दवाई पिलाना पड़ता है या फिर इंजेक्शन होता है, तो आपको याद रखना है ये BCG का टीका है ये इंजेक्शन होता है ना। ये इंजेक्शन होता है जो हाथ वगैरह, हाथ में ही दिया जाता है, ठीक है। और जो है ना, ये जो दिया जाता है BCG का टीका क्यों दिया जाता है, जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी के बारे में बताया ना कि ये जो है कि इससे जो ये खतरनाक वायरस है जिससे लीवर संक्रमित हो जाता है ना, लीवर कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है 24 घंटा के अंदर। और BCG का टीका जो है ये सप्ताह के अंदर दिया जाता है या 24 घंटा के अंदर कभी कभी कुछ मामलों में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो ये टीबी से रक्षा के लिए, है ना। टीबी या तपेदिक आप बोल सकते हो, है ना। टीबी बीमारी होता है ना जो तपेदिक होता है, इससे रक्षा के लिए दिया जाता है। अगर ये BCG का टीका बच्चे को सही समय पर नहीं दिया जाए तो बच्चे का जो है ना फेफड़ा, बाकी और भी अंग प्रभावित होता है लेकिन फेफड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो बच्चे का फेफड़ा को नुकसान न हो, बाकी और सारे भी जो बच्चे का बॉडीज है, बॉडी का पार्ट है, तो उनको भी ज्यादा नुकसान न पहुंचे, तो इसीलिए जो है ये BCG का टीका लगाया जाता है। तो BCG का टीका क्यों देते हैं, टीबी यानी तपेदिक से रक्षा के लिए देते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि BCG का टीका किससे रक्षा के लिए दिया जाता है, टीबी से, ठीक ना, तपेदिक से रक्षा के लिए दिया जाता है। और टीबी बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है फेफड़ा, है ना। अब देखो फेफड़ा रहेगा तब ना फेफड़ा के बल से बच्चा सांस लेगा, तो फेफड़ा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए BCG का टीका बच्चे को दिया जाता है। एक और टीका होता है जिसका नाम होता है OPV, है ना, OPV एक ये भी टीका होता है ना। P4 यहाँ पर पोलियो है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो O है इसका मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो पोलियो का टीका जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये बच्चों को दिया जाता है। और पोलियो का टीका जो है ना बच्चों को वैसे तो 6 सप्ताह के बाद दिया जाता है। 6 सप्ताह मतलब तकरीबन 6 सप्ताह 42 मतलब 42-45 दिन के बाद जो है ये जो पोलियो का टीका है ये 6 सप्ताह के बाद बच्चे को दिया जाता है। मतलब 6 सप्ताह 42 यानी 42-45 दिन के बाद ये टीका स्टार्ट होता है। फिर 1 महीने 2 महीने लास्ट में जो है ना इसको पोलियो का बूस्टर डोज भी लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि सर अगर ये पोलियो वैक्सीन नहीं लिया जाए, अगर ये पोलियो नहीं लिया जाए, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ना इसकी खुराक दिया जाता है, बूंद दिया जाता है मुंह में, ठीक है ना, ये जो है पिलाया जाता है। अगर ये नहीं लिया जाए तो क्या होगा, देखिए अगर आप पोलियो का सुई नहीं दिलाते हैं तो इससे जो शिशु होता है उसको पैरालिसिस का खतरा रह सकता है। पैरालिसिस का मतलब लकवा होता है। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो ऐसे समझिए कि विकलांगता हो सकता है, जैसे हाथ काम करना बंद कर देगा, पैर का नस वगैरह ये सब जाम हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी तो इतना हो जाता है कि बच्चे का मृत्यु भी हो सकता है। तो बच्चे को पैरालिसिस ना हो जाए, बच्चे को लकवा ना हो जाए, बच्चे को में विकलांगता ना आ जाए, इसलिए पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता है। और ये जो पोलियो वायरस होता है ना सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, तंत्र को प्रभावित करता है। तो उस पोलियो वायरस को खत्म करने के लिए ही पोलियो का टीका लगाया जाता है। तो ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बच्चे को देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से टीके हैं। तो 3 टीका है। पहला खुराक में कौन सी टीके दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। ये जन्म के कितने घंटे के अंदर दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। और ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो खतरनाक होता है, उससे रक्षा के लिए दिया जाता है। और अगर ये नहीं दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो लीवर संक्रमित होने का डर होता है, लीवर डैमेज होने का डर होता है, लीवर कैंसर होने का डर होता है। तो उससे सुरक्षा के लिए ये हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। और BCG का टीका क्यों देते हैं,
तो बीसीजी का जो है इंजेक्शन लगता है ना, हाथ पर लगता है ऊपरी वाले हिस्से में, और सप्ताह के अंदर ये दिया जाता है। एक सप्ताह के अंदर जब जन्म हुआ है तो उसके एक सप्ताह के अंदर या 24 घंटे के अंदर भी किसी किसी केस में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? अगर बीसीजी का टीका नहीं लगाइएगा तो इससे टीबी बीमारी, टीबी ना अपने देश के अंदर में इसका मामला बहुत है। किसी किसी देश में जो डेवलप कंट्री है वहां पर उतनी, जहाँ टीबी की मामला उतना नहीं है, तो उतना बीसीजी का टीका पर है ना, जितना अपने यहाँ पर ध्यान रखा जाता है सरकार के द्वारा उतना वहाँ नहीं है ना। तो ये जो है टीबी यानी तपेदिक, और इसमें कौन सा टीबी में ना खांसता है लोग, तो खांसता है ना, ये फेफड़ा पर जरब पड़ता है तो फेफड़ा को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, बाकी और भी शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए जो है बच्चे को बीसीजी का टीका दिया जाता है। और पोलियो वायरस इतना खतरनाक होता है भाई कि ये आपके शरीर को अपंग बना सकता है, विकलांग बना सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, इसीलिए पोलियो का टीका लगाया जाता है। पोलियो का टीका कितने दिन के बाद शुरू होता है? तो 6 सप्ताह के बाद शुरू होता है, ठीक ना, ये बात आपको याद रखना है। तो टीका वाली बातें हो गई, इसको मिटा देते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है बच्चे को टीका लगवाना, है ना, तो इसको मिटा देते हैं। अब जो है ना हम लोग जानेंगे कि ये नवजात शिशु क्या, जैसे बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जन्म होने के बाद 28 दिन तक, जन्म से लेकर के 28 दिन तक, मतलब आप 0 दिन से लेकर 28 दिन तक बोल सकते हो, ठीक है। जन्म से 28 दिन तक का जो काल होता है बच्चों के लिए, इस काल को हम लोग नवजात काल बोलते हैं, है ना, नवजात काल बोलते हैं। इस काल को नवजात काल कहा जाता है, यानी जब माँ के गर्भ से बच्चा दुनिया में आता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के जो 28 दिन तक, है ना, तब से लेकर के जो 28 दिन तक का काल होता है उसको हम लोग नवजात काल कहते हैं। जन्म से लेकर के 28 दिन तक के काल को नवजात काल कहते हैं। और यानी कि इसमें जो बच्चा, इसको हम लोग, इस काल का जो बच्चा होता है उसको हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, है ना। इस काल का जो बच्चा होता है यानी 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको नवजात शिशु कहते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा अगर बच्चा यानी शिशु का मृत्यु होता है तो कौन से उम्र का बच्चा सबसे ज्यादा मरता है? सबसे ज्यादा 0 से लेके 28 दिन, 28 दिन की बात कर रहे हैं, वर्ष नहीं, महीना नहीं, दिन। 0 से लेकर के 28 दिन तक का जो बच्चा होता है वो ज्यादा उसका मृत्यु होता है। तो आपको याद रखना है ये जो नवजात शिशु होता है मृत्यु दर इसका सबसे ज्यादा है ना, मृत्यु दर जो है ना इनका सबसे अधिक है। अब कहेंगे सर इस उम्र का ही बच्चा सबसे ज्यादा क्यों मरता है? इस उम्र का बच्चा सबसे ज्यादा इसलिए मरता है क्योंकि ये उम्र जो है ना संकट, ये जो उम्र होता है बच्चों का ये संकटपूर्ण होता है, यानी कई संकटों से भरा होता है। कहेगा सर क्या संकट है? जैसे देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के सहारे उसका पोषण होता है, खाना पीना होता है, लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो दुनिया में आने के बाद बच्चों का फेफड़ा, बच्चों का लीवर, हर एक चीज एक्टिव होता है। उनके बाद जो है बच्चा वातावरण से सांस लेता है। मतलब ये समझिए ना कि बच्चा जो है अपना पूरा शरीर को बाहरी वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है, ठीक ना, एडजस्टमेंट करता है बाहरी वातावरण से। जैसे माँ के गर्भ में जब वो था तो वहाँ का वातावरण अलग था, जब वहां से वो बाहर आता है, दुनिया में आता है, तो दुनिया का जो ये वातावरण है, इन पूरे वातावरण से अपने शरीर को, है ना, इस उम्र का बच्चा जब एडजस्टमेंट करता है और वहां पर ठीक से तालमेल नहीं होता है तो बच्चे का मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जन्म से लेकर के 28 दिन तक के बच्चे को नवजात शिशु कहते हैं, इस काल को नवजात काल कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों का मृत्यु होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब माँ के गर्भ से आता है तो उसको एक अलग वातावरण मिलता है और इस वातावरण से अपने शरीर को एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसके मृत्यु हो जाता है। जैसे ऐसे समझिए अगर कोई लड़की है, उनका वो जब मायके में रहती है तो भाई बहन मम्मी पापा सबके साथ जो है ना बहुत हंसती है, रहती है और उसका समय व्यतीत होता है। लेकिन अब उसका विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद वो ससुराल चल गया। अगर जिस तरह का वातावरण उसके मायके का होता है और अगर वैसा ससुराल में न मिले और ननद सास वो सब अगर खरूस मिल जाए तो फिर उसको वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल होता है। तो कितना लड़की कर पाती है एडजस्टमेंट, तो वो रह जाती, बस जाती है ससुराल में,
कितना फिर वापस मायके आ जाती, होता है ना। तो बिल्कुल वैसे बच्चा में होता है कि माँ के गर्भ में जब रहता है तो माँ के गर्भ में रहने के बाद वहां का एक अलग वातावरण होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो बाहरी वातावरण से खुद के शरीर को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही, आप कह सकते हो कि कैसा काल है ये, तो ये बच्चों के लिए जो है बहुत ही नाजुक काल है, यानी ये बहुत ही नाजुक काल होता है। अगर इस काल को बच्चा पार कर गया है ना, बच्चा पार कर गया तो बच्चा की जो मृत्यु होता है उसके होने की संभावना थोड़ा कम हो जाता है ना, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चा दुनिया में आ गया। दुनिया में आने के बाद बच्चे को क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, बच्चों पर क्या क्या चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान ली कोई बच्चा है दुनिया में आया, अब बच्चों के लिए क्या क्या आवश्यकता है ना। जन्म के बाद शिशु की आवश्यकताएं 5 नंबर में, जन्म के बाद है ना, जन्म के बाद 6 नंबर हो, जन्म के बाद शिशु की आवश्यकताएं, यानी जब बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद एक बच्चे को क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ेगा वो पड़ेगा समर्थन तथा देखभाल का, है ना, समर्थन तथा देखभाल का। अब ये समर्थन और तथा देखभाल ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई माता है वो शिशु को जन्म दी, जन्म देने के बाद जब तक माता ठीक रहेगी ना, जब तक माता ठीक रहेगी तो माता के ठीक रहने से ही बच्चा ठीक रह सकता है। अगर माता को सपोर्ट नहीं किया गया, जो बच्चा को जन्म दिए, अगर वो माता स्वस्थ न रही तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसलिए परिवार के लोगों को चाहिए कि जो महिलाएं शिशु को जन्म दी है उन महिलाओं को भी हर तरह से समर्थन करें, ठीक ना, और जो है स्नेह पूर्ण वातावरण बनाकर रखे। और जो है कि जो बच्चा है, जैसे माँ होती है वो बच्चों का देख रेख करती है, जब वो थक जाती है ना, तो और लोगों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा बच्चे का देख रेख करे। तो मतलब जन्म के बाद शिशु की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि शिशु के माँ को और शिशु को दोनों को जो है ना परिवार का समर्थन मिले, और जो है बच्चों का देखभाल सब लोग परिवार के मिलजुल कर करें। ये पहली आवश्यकता ही होती है। दूसरी होता है क्या बेटा, गर्माहट का होता है। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, मैंने अभी बताया ना कि ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चा आया है काला है एसी में रख देंगे, ठंडा में रहेगा, बर्फ लेके धो देंगे, अभी छोटा है, अभी दुनिया में आया है, काला है तो गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको गर्माहट चाहिए, मतलब उनको पोंछ देना है, गर्म कपड़े से ढक करके उसको रखना है, ये भी बहुत जरूरी होता है। ये दूसरा बात है ना, ये बहुत जरूरी होता है। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वो होता है स्तनपान, है ना। एक बच्चा के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो स्तनपान है। स्तनपान क्या होता है, जब एक माँ अपने बच्चे को है ना दूध पिलाती है ना, तो इसको हम लोग स्तनपान कहते हैं। माँ के द्वारा दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहा जाता है। और स्तनपान एक बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो कहेगा सर पहली बार स्तनपान कब करना चाहिए, जब बच्चे को कोई भी माँ जन्म देती है तो जन्म देने के बाद पहला जो दूध यानी पहला जो स्तनपान होता है वो 4 घंटे के अंदर होता है ना, वो 4 घंटे के अंदर होता है, यानी जन्म देने के 4 घंटे के अंदर जो है शिशु को स्तनपान करा दिया जाता है। और आपको एक बात बताते हैं कि एक बच्चा के लिए सबसे अच्छा भोजन है ना, जो सर्वोत्तम आहार है, जो सबसे अच्छा भोजन होता है वो होता है माँ का दूध। यानी एक बच्चा के लिए, एक शिशु के लिए अगर बात करें तो एक शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार, सर्वोत्तम का मतलब हुआ सबसे उत्तम, यानी सबसे अच्छा आहार कौन सा होगा, तो वो होगा माँ का दूध, है ना। माँ का दूध सबसे अच्छा आहार है, ठीक ना, सबसे अच्छा आहार है। क्यों अच्छा आहार है, देखिए माँ का जो दूध होता है ना वही बच्चा के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है ना उस समय बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। बाकी और सब दूध पिलाइएगा तो वो पचा नहीं पाएगा, ठीक ना, पचा नहीं पाएगा तो पेट में गैस, दर्द, कब्ज, है ना, रोएगा, चिल्लाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो माँ का जो दूध होता है वो बच्चा आसानी से पचा लेता है, पहली बात है ना, पहला फायदा हुआ। और बाकी दूध पिलाइएगा, जैसे डिब्बा वाला दूध आता है पिलाइएगा बच्चा को। अगर उस समय बच्चा का पाचन तंत्र मजबूत नहीं होता है, वो अगर नहीं पचा पाया तो बच्चे के पेट में दर्द होगा,
गैस होगा, कब्ज होगा, परेशानी बच्चों का बढ़ जाएगा। तो इसलिए माँ का दूध सबसे बेहतर है, क्योंकि माँ का दूध बच्चा आसानी से पचा लेता है। दूसरी बात जो है, माँ का जो दूध होता है, माँ का दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। आप कहिएगा सर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, ये अधिक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब होता है जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर जो भी बीमार पड़ाने वाला जीवाणु वगैरह या विषाणु जो भी बोल सकते हो, तो उनको खत्म करने, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत, माँ का दूध जो है बच्चों को रोगों से लड़ने का ताकत देता है ना। ये समझिए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब वही हुआ, ठीक ना। रोग प्रतिरोध क्षमता का मतलब हुआ कि रोगों से लड़ने के लिए ताकत देता है माँ का दूध, और माँ का दूध से ही बच्चा पूर्ण विकसित हो सकता है और बेहतरीन होता है माँ का दूध एक बच्चे के लिए, ठीक ना। और एक होता है कोलेस्ट्रोल, है ना, एक होता है कोलेस्ट्रोल। अब ये कोलेस्ट्रोल क्या होता है? एक कोलेस्ट्रोल क्या होता है? कोलेस्ट्रोल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जब माँ होती है ना, माँ का जो प्रारंभिक दूध होता है वो पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। माँ का जो शुरुआती दूध होता है उसमें पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है ना, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रोल कहते हैं। और उस कोलेस्ट्रोल में प्रोटीन, वसा और जो खनिज अम्ल होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर वो दूध बच्चों को पिलाया जाए तो इससे कोलेस्ट्रोल, या उसी को हम लोग कोलेस्ट्रोल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। माँ का जो प्रारंभिक दूध होता है उसमें पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसको कोलेस्ट्रोल कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रोल पिलाने से बच्चों का एक नंबर तो पाचन शक्ति मजबूत होता है ना, पाचन शक्ति मजबूत होता है। और पाचन शक्ति मजबूत होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता आता है, यानी रोगों से लड़ने का ताकत बच्चों के अंदर आता है। तो ये कोलेस्ट्रोल जो है कोलेस्ट्रोल जो है ये बच्चों के लिए जरूरी चीज है। इसके अलावा जो है, एक बच्चे को माँ का दूध, जब बच्चा का जन्म होता है तब से लेकर के बच्चा को कब तक दूध केवल पिलाना चाहिए, भोजन नहीं देना चाहिए, तो तकरीबन 6 महीना तक। आपको ध्यान रखना है कि 6 महीना तक जो है बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीना के बाद तब उसको आप आहार दीजिए। आहार का मतलब भोजन कराइए, और भोजन के साथ साथ जो है उनको दूध भी पिलाइए, है ना, स्तनपान भी कराइए। तो मैक्सिमम कितने दिन तक? ऐसे तो कहा जाता है कि एक बच्चा जो है उनको 2 वर्ष तक जो है माँ का दूध पिलाया जाता है। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। तो 6 महीना तक, लेकिन शुरुआती 6 महीना में केवल माँ का ही दूध पिलाना है ना। और जो है 6 महीना के बाद तब उनको भोजन देना है, और भोजन के साथ माँ का दूध भी पिएगा। और ये माँ का दूध कितने साल तक? तो 2 साल तक। उससे पहले भी कुछ बच्चा छोड़ देता है, कुछ तो 2 वर्ष के बाद तक भी पीते रह जाते हैं, ठीक ना। ये बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा अब कुछ लोग कहेगा कि सर ये तो माँ का दूध में ये बहुत सारा फायदा है कि, लेकिन अगर डिब्बा वाला जो दूध आता है, जैसे माँ को अगर दूध नहीं हो रहा है, डिब्बा वाला जो दूध आता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, डिब्बा वाला दूध में जो है ना, ये जो डिब्बा वाला दूध आता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले जो डिब्बा वाला दूध होता है ना, दरअसल बात क्या है कि जो बच्चा छोटा होता है तो उसका पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और जब डिब्बा वाला दूध पिलाइएगा तो वह जब पचेगा नहीं, है ना, तो वो जो है ना, क्या पचेगा नहीं। अब पचेगा नहीं तो बच्चा को जो है पेट में दर्द होगा, है ना, गैस बनाएगा, कब्ज होगा, और बच्चा परेशान हालत में रहेगा। एक तो डिब्बा वाले दूध का प्रॉब्लम ये है। दूसरा है कि माँ का दूध जिस तरह से बच्चों के लिए एकदम पूर्ण प्राकृतिक पोषण लाता है, मतलब बच्चों के शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ता है, माँ के दूध से वो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन डिब्बा वाले दूध से वो सब चीज प्राप्त नहीं हो पाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा है कि डिब्बा वाला दूध जो होता है वो कुछ बच्चों के लिए एलर्जी हो जाता है, वो दूध उस पर सूट नहीं करता, ऐसा समझिए। तो उससे भी बच्चा का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और कुछ जो डिब्बा वाला दूध होता है उसको पानी के साथ मिलाना पड़ता है। अगर पानी थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, उसकी मात्रा अगर संतुलित नहीं रहा तो उससे भी बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा डिब्बा वाला दूध पिलाने के लिए जो डिब्बा का प्रयोग किया जाता है ना, डिब्बा का अगर उसका सही से साफ सफाई नहीं किया जाए तो इससे बैक्टीरियल संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। तो मिला जुला करके अगर माँ का दूध है तो माँ का दूध ही देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब जो है कि डिब्बा वाले दूध का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा।
है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो माँ के दूध से क्या फायदा है? तो माँ का दूध जो है बच्चा जो आसानी से पचा लेता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बच्चों के अंदर पैदा होता है, बच्चा बीमार कम पड़ता है, ठीक ना। और डिब्बा वाला दूध में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा के अंदर पाचन शक्ति उतना मजबूत होता नहीं है, बहुत सारा बच्चा डिब्बा वाले दूध को पचा नहीं पाता है, जिससे उसके पेट में गैस, कब्ज, है ना, ये सब चीज होता है और बच्चा जो है ना, परेशान रहता है, रोता है, चिल्लाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब शिशु जन्म होता है ना, जैसे अभी आपका उम्र है, आप जो है आपका उम्र 15-16 साल का आप हैं, है ना, और भी जो लोग हैं, ठीक ना, आपके अगल बगल उसका उम्र 40-50 साल, है ना, 60 साल के आसपास का होगा। तो आप लोग वयस्क हो गए, आप लोगों के शरीर में कितना हड्डी, जैसे हम लोग है, कितने हड्डी हम लोगों के शरीर में? 206 हड्डी, ठीक ना। तो जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206 हड्डी। और बताइए, जब शिशु का जन्म होता है तो एक छोटा बच्चा में, ठीक है, कितना हड्डी होता है? एक छोटा सा अगर जो शिशु है, जब उसका जन्म होता है तो उसके शरीर में कितना हड्डी होता है? बड़ा आदमी के शरीर में, यानी वयस्क लोगों के शरीर में जो है टोटल 206 हड्डी होता है। तो एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितना हड्डी होगा, आप लोग बताइए, ठीक ना। आपको पता है, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके शरीर में अभी जैसे हम लोग है ना, हम लोगों से ज्यादा हड्डी होता है, मतलब जो है ना, शिशु के शरीर में 270 हड्डी होता है तकरीबन, ठीक ना। आपको याद रखना है, जो छोटा बच्चा होता है ना, जन्म होता है, उसके शरीर में 270 हड्डी होता है। बाद में क्या होता है कि ये छोटी छोटी जो हड्डियां, कई सारी हड्डियां जो है मिल करके एक बड़ी हड्डी बना लेता है। तो इसलिए जो हड्डियों की संख्या धीरे धीरे घट करके कितना आ जाता है? 206 आता है, समझे नहीं। जैसे मान लीजिए ये हड्डी है, ये हड्डी दोनों फिर ज्वाइंट हो गया तो एक हड्डी बन गया। तो इस तरह जब बड़ा आदमी बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद जो है हड्डी ज्वाइंट हो जाता है, और ज्वाइंट होने के बाद हड्डियों की संख्या घट जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब कोई जवान व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डी होता है, लेकिन जब कोई शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, जन्म होता है, तो उसके शरीर में 270 हड्डी होता है। बाद में उसके शरीर का कई हड्डी मिल करके एक बड़ा सा हड्डी बना देता है, जिससे उसकी हड्डियों की संख्या घटने लगता है, और वयस्क होने पर उसके शरीर में कितने हड्डी रह जाते हैं? तो आपको याद रखना है 206 हड्डियां उसके शरीर में रहता है, ठीक ना। ये बात जो है हड्डी वाला ही हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में है कि जो कोई बच्चा होता है, जैसे बालक होता है, अच्छा आप लोग आप लोग जो है ना थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, चैप्टर पूरा खत्म करना है तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही। और बच्चों के शरीर में, जैसे चैप्टर का नाम है कि शिशु की जानकारी 0 से लेकर 3 साल तक बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आता है, इस वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा बने रहिएगा लास्ट तक, तो वहां पर आपको बताएंगे कि बच्चा कब चलना स्टार्ट करता है, कब बोलना स्टार्ट करता है, कब माँ बाप का उच्चारण स्टार्ट करता है, ठीक ना। ये सारी बातें वीडियो के लास्ट में होगा, ठीक। अभी पढ़ते हैं। 8 नंबर में होगा बालक का शारीरिक विकास। ये जो बालक होता है मतलब बच्चा होता है, इनका अगर शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, है ना, शारीरिक विकास की बात करें, बालक का शारीरिक विकास की बात करें, तो जब बच्चा जन्म लेता है, अब आप लोग बताइए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चों की लंबाई कितनी होती है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चों की लंबाई कितनी होती है, सबसे पहले बताओ। तो जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उस समय बच्चों की लंबाई 48 से 53 सेंटीमीटर का होता है। आपको याद रखना है, 48 से 53 सेंटीमीटर का होता है ना। 48 से 53 सेंटीमीटर का, यानी 18 से 21 इंच आप बोल सकते हैं। 18 से 21 इंच का। कोई बच्चा थोड़ा छोटा होता है, कोई बच्चा बड़ा होता है। ये जो लंबाई की बात बता रहे हैं ना, कि जिस समय बच्चा का जन्म होता है उस समय बच्चा 18 से 21 इंच का होता है। ये सारा बच्चा इसी का नहीं, इससे छोटा बड़ा होता है, यानी 18, 19, 20 ये एवरेज में होता है। अधिकतर बच्चा इसी लंबाई का पैदा होता है। तो आपको याद रखना है कि 18 से 21 इंच का होता है जिस समय बच्चा के पैदाइश होता है। और शुरुआत का 2 साल में इसकी लंबाई तेजी से बढ़ता है, समझे नहीं। शुरुआत का 2 वर्ष में, तो आपको याद रखना है कि जब बच्चों का पैदाइश होता है तो पैदाइश का जो शुरुआती 2 वर्ष होता है, इस 2 वर्ष में बच्चा की लंबाई में जो है ना बहुत वृद्धि होता है। अब बाद में धीरे धीरे क्या होता है,
उसके बाद वाले वर्षों में उसकी लंबाई थोड़ा धीमा हो जाता है, ठीक है ना, मतलब बढ़ना थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और इसका अगर वजन की बात करें कि बालक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय वजन कितना होता है ना, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग बताइए। जब एक शिशु का जन्म होता है तो उस समय बच्चों का वजन कितना होता है, ठीक है, आप लोग बताइए बच्चों का वजन कितना होता है। देखिए, जब कोई शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय जो वजन होता है वैसे अलग अलग होता है, लेकिन जो एक औसत वजन है 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक का माना जाता है, यानी कि 2.5 kg से लेके 3.5 किलो तक का बच्चा होता है, ठीक ना, 2.5 किलो से लेके 3.5 kg का। अब इससे कम वजन का भी बच्चा का पैदाइश होता है, इससे ज्यादा वजन का भी होता है, लेकिन जो एक एवरेज है वो आपको लिया गया किताब में। तो आपको याद रखना है कि वजन के जन्म के समय जो बच्चों का वजन होता है वो वजन होता है 2.5 से लेके 3.5 kg का। और जब बच्चा 5 महीना का होता है, याद रखना, अगर सही से उसका पोषण हो, माँ का वह दूध पिए, है ना, सही से उसका देखभाल हो, तो बच्चा 5 महीना में जो है दुगुना वजन का हो जाता है। ये अगर 2.5 kg का पैदा लिया है तो 5 महीना में जो है वो 5 kg का हो जाएगा, ठीक ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और 1 वर्ष का अंत में, 1 वर्ष पूरा होते होते जन्म का वह 3 गुना बढ़ जाता है ना, याद रखना है कि पहले वर्ष के अंत आते आते जो है, पहले वर्ष का जो अंत आते आते उसका जो वजन होता है वो तिगुना हो जाता है, ठीक ना, तो तिगुना हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा पॉइंट में शारीरिक अनुपात के बारे में, है ना। और तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे शारीरिक अनुपात। ये शारीरिक अनुपात क्या होता है, देखो आपको एक बात बताए, जिस समय बच्चा जन्म होता है ना, तो बच्चा जब जन्म होता है तो कितने इंच का जन्म होता है बताए ना अभी, 18 से लेकर तकरीबन 21 इंच का ही बच्चा जन्म होता है। उस समय जो शारीरिक अनुपात होता है उसमें आपको ये याद रखना है कि बच्चों का जो सिर होता है, सिर मतलब ये जो माथा है ना, ये पूरे लंबाई का 10% 25% होता है। मतलब जो जो सिर होता है बच्चे का जन्म के समय में पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है, तो पूरे शरीर का वो जो है ना 25% होता है। मतलब अगर अगर इतना लंबाई का बच्चा है, इसको अगर 100 मान ले तो माथा उसका 25 होगा, समझ रहे ना बात जी। यानी कि जन्म के समय जो बच्चे का सिर होता है, जो माथा होता है, वह पूरे शरीर की लंबाई का कितना परसेंट होता है, 25% होता है। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वयस्क होता है, बड़ा होता है, तो वयस्क व्यक्ति का, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोगों का जो सिर है ये पूरे शरीर का कितना परसेंट होगा, अब 25% नहीं है वो जन्म के समय में, अब केवल कितना परसेंट है, तो अब केवल 10% है। तो जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका जो सिर होता है पूरे शरीर के लंबाई का कितना परसेंट बचता है, तो 10% बचता है, आपको याद रखना है। मतलब अगर मेरी पूरी लंबाई को 100 माना जाए तो 100 माना जाए तो ये सिर 10 है और बाकी इधर नीचे 90 है, समझे कि नहीं, ये याद आपको रखना है। तो ये आपका शारीरिक अनुपात हो गया। इसके बाद जब बच्चा, और एक ना दांत के बारे में भी आप जान जाइए, ठीक ना, अच्छा रहेगा, ये चौथा पॉइंट आपका बन जाएगा इसमें, दांत के बारे में, ठीक ना, दांत के बारे में। देखिए एक इंसान को आपको बता देते हैं, एक इंसान को उनके जीवन काल में केवल 2 ही बार दांत आता है, ठीक ना। अगर 2 बार, जैसे पहले दूध वाला दांत आता है और वह टूट गया, तो उसके बाद एक अस्थाई दांत आता है। अगर आप लोगों का 15-16 साल उम्र हो गया है ना, तो वो अस्थाई दांत अब आ गया। अब जब यदि आपका अस्थाई दांत टूटा तो फिर दोबारा दांत नहीं आएगा, उनके बाद वही जो आता है खपिया टाइप से, है ना, वो आपको लगाना पड़ेगा डॉक्टर से भेंट करके, मुलाकात करके, ठीक ना। तो दांत जो है एक इंसान के जीवन काल में कितनी बार होता है, तो 2 ही बार दांत आता है। एक दूध वाला दांत होता है जो पहले आता है, उसके बाद जो दांत आता है उसको हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं। अगर वो टूट गया तो फिर दोबारा दांत नहीं आता है, ठीक ना। तो इसलिए जो है ना दांतों का थोड़ा सा हिफाजत करना है, टूट जाएगा तो फिर दत टूटी दत टूटा हो जाओ, है ना, ठीक है। और देखने में भी अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो एक मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं, तो 2 बार आते हैं। 2 प्रकार का दांत होता है, एक होता है अस्थाई दांत, है ना, अस्थाई यानी जो बाद में टूट जाता है, इसी को हम लोग दूध वाला दांत कहते हैं, ठीक। अस्थाई यानी
दूध वाला दांत। और ये जो दूध वाला दांत है ना, ये टोटल कितने दांत आते हैं तो आपको याद रखना है, वो अस्थाई दांतों की संख्या टोटल 20 होता है। देखिए यहाँ पर ना जबड़ा होता है, जैसे ये देखिए, ये है ना, ये है ना, इधर ऊपरी जबड़ा हुआ, निचल का जबड़ा हुआ, दांत जो है ना ये ऊपरी जबड़े में धसा हुआ है, ये दांत निचली जबड़े में धसा हुआ है। यानी कि 20 दांत दूध वाले आते हैं। 20 में से 10 दांत ऊपरी जबड़े में और 10 दांत निचली जबड़े में रहता है, ठीक ना। तो 20 दांत आता है। और ये दूध वाला दांत आना कब स्टार्ट होता है? क्या पहले महीना से आना स्टार्ट होता है? नहीं जी, दूध वाला जो दांत होता है ये वैसे तो 6 से 8 महीना में आता है। जनरली जो है ना, दूध वाला जो दांत होता है किसी भी इंसान के मुंह में जो है, ये 6 से 8 महीना, मतलब जन्म होने के बाद जब आपका 6 से 8 महीना का बीच का टाइम होता है, तो उस समय बच्चों के मुंह में दूध वाला दांत आता है। लेकिन किसी किसी बच्चे को तो 5 महीने में ही आ जाता है ना, किसी किसी बच्चे को 5 महीने में आ जाता है। कौन सा बच्चा को 5 महीने में आता है? कि वो बच्चा को 5 महीने में आता है जो बच्चा स्वस्थ होता है, जिसको जो बच्चा को है ना पर्याप्त मात्रा में जो उनके शरीर को पोषक तत्व चाहिए वो सब मिल रहा है, साफ सुथरा वातावरण में रह रहा है ना। तो मतलब यार समझिए ना कि जो बच्चा स्वस्थ होता है ना, तो उसको 5 महीना में ही दूध वाला दांत आ जाता है। तो कहेगा सर तुलसीदास वो कितना स्वस्थ थे, उनको तो जन्म के समय से ही मुंह में 32 दांत था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो माँ के गर्भ में भी तो 12 महीने तक रहा था। समझे कि नहीं जी? तुलसीदास का कहानी पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो दूध वाला दांत कब आता है? तो 6 से 8 महीने के बीच ऐसे जनरली आता है। किसी किसी बच्चे में 5 महीने में आ जाता है। कौन से बच्चे में 5 महीने में आता है? तो जो बच्चा स्वस्थ होता है उसमें 5 महीने में आ जाता है। और जो बच्चा थोड़ा दुबला पतला कमजोर होता है ना, तो उसके मुंह में जो दांत होता है वो आने में 11 से 12 महीने का भी टाइम लग जाता है। 11 से 12 महीने का भी समय लगता है दूध वाला दांत आने में। उसके बाद जो है, दूध वाला दांत के बाद अस्थाई दांत आना स्टार्ट होता है। ये जो अस्थाई दांत है इसकी संख्या टोटल 32 होता है। आपको ध्यान रखना है, अस्थाई दांतों की टोटल संख्या कितना होता है? 32 होता है। 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचली जबड़े में, ठीक ना। अभी आप लोगों का उम्र अगर 16-17 साल का है तो अभी 32 दांत शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि 32 दांत होने के लिए 24 वर्ष का उम्र चाहिए। कितने वर्ष का? 24 वर्ष का, ठीक ना। तो अस्थाई दांत कब से आना स्टार्ट होता है? तो 6 वर्ष से आना स्टार्ट होता है। और 6 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक में जो है टोटल कितने दांत आ जाते हैं? 32 दांत आ जाता है। और ये अस्थाई दांत होता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अस्थाई दांत और ये जो अस्थाई दूध वाला दांत होता है ना, वो छोटा होता है। अब बाद में जो अस्थाई दांत होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े कि एक बालक के शरीर की विकास की अगर हम बात करें तो जन्म लंबाई की अगर बात करें तो जन्म के समय लंबाई 48 से 53 सेंटीमीटर अर्थात 18 से 21 इंच होता है। और 2 वर्ष जो है बच्चों की लंबाई में तेजी से वृद्धि होता है। उसके बाद जो है उसकी लंबाई धीमा हो जाता है, मतलब थोड़ा कम कम है ना बढ़ता है। और वजन की अगर बात करें तो जन्म के समय एक बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 kg का होता है। 5 महीने में जो है बच्चा क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। और 1 वर्ष के अंदर में बच्चा जो है 3 गुना वजन का हो जाता है। अगर हम शारीरिक अनुपात की बात करें तो जन्म के समय बच्चा का जो सिर है पूरे शरीर का 25% होता है। लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाता है, बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, तो उसका जो सिर होता है पूरे शरीर का कितना परसेंट बच जाता है? तो 10% बच जाता है। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है ना। और अगर दांत की बात करें, दांत एक मनुष्य के जीवन काल में कितने बार आता है? तो 2 ही बार आता है। एक दांत को हम लोग बोलते हैं दूध वाला दांत, जिसको अस्थाई दांत बोलते हैं, ये 20 होता है। 10 ऊपरी जबड़े में और 10 निचली जबड़े में होता है। और दूध वाला दांत जो है 6 से 8 महीने में जनरली आना स्टार्ट होता है। कोई बच्चा अगर ज्यादा स्वस्थ है ना, तो उसमें 5 महीने में आ जाता है। कोई बच्चा दुबला पतला कमजोर है, बीमार है, तो 11 से 12 महीने में भी दूध वाला दांत आता है। और अस्थाई दांत कितने आते हैं टोटल? तो 32 आता है। 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचली जबड़े में। अस्थाई दांत आना कब से स्टार्ट होता है? तो 6 वर्ष में अस्थाई दांत आना स्टार्ट होता है। और 24 वर्ष तक में जो है 32 दांत कंप्लीट आ जाता है। तो मेरे अंदाज से ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं इनको। 8 नंबर तक कंप्लीट हुआ है ना। पूरा चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा तो वीडियो लंबा भी होगा, है ना। आप आराम से सुनिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें होगा जो आप लोगों को पहले से मालूम होगा, कुछ बातें ऐसा भी होगा जो आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग अभी और आगे देखते हैं, अभी बहुत कुछ इस चैप्टर में बाकी है।
ठीक है, अब ये 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग 9 नंबर पढ़ते हैं, शारीरिक विकास। कोई कोई बच्चा देखते हैं बढ़ता ही नहीं है ना, उम्र के हिसाब से आपको बहुत छोटा ही लगेगा। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, ये 9वां जो हमारा पॉइंट होगा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। कोई कोई बच्चा जो है ना 5 साल में ही लगेगा कि इसका उम्र है ना, इसका उम्र 10 साल का है, और कोई कोई बच्चा 15 साल में लगेगा कि ये साला 5 साल का ही है ना। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो शारीरिक विकास क्यों प्रभावित होता है? कोई किसी का शरीर जो है बहुत ज्यादा वृद्धि विकास कर जाता है, किसी का शरीर वृद्धि विकास नहीं करता है। तो कई फैक्टर है, जैसे पोषण एक फैक्टर बनेगा। कुछ लोगों को होता है कि मम्मी पापा जो है अगर उसका हाइट कम है तो बच्चों का भी हाइट जो है कम रह जाता है, तो है ना मम्मी पापा का रंग रूप है ना, कद, वो सारी चीजें जो है बच्चों में आ जाता है ना। और उसके बाद जो है सही तरीके से इलाज नहीं कराने के बाद जो है शरीर प्रभावित होता है। तो ऐसे कई कारण है, तो हम लोग देखते हैं। तो शरीर के विकास को प्रभावित करने वाला पहला कारण होगा पोषण। शरीर के विकास को प्रभावित करने वाला पहला कारक बनेगा क्या? पोषण। देखिए, किसी भी शरीर को वृद्धि और विकास के लिए पोषण बहुत जरूरी है। आप सिंपल भाषा में समझिए, पोषण का मतलब होता है भोजन, आप ये समझिए। बाकी इसका ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, पद है, इसका अर्थ क्या होता है तो ये हम बाद में देखेंगे इसका डिफिनेशन में। लेकिन यहाँ आप सिंपल समझिए कि भोजन, और एक भोजन में क्या क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये सब कुछ जरूरी है। अगर पोषण ठीक से ना हो, अगर बच्चा को भोजन ठीक से ना मिले, भोजन मतलब खाली पेट भरने से नहीं है, भोजन में जो चीजें जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए, मतलब एक शरीर को वृद्धि और विकास करने के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ है, अगर वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, केवल एक ही चीज खा करके पेट को पूरा एकदम ड्राम भर लिए, तो वो भोजन नहीं हुआ, पोषण नहीं हुआ, ठीक ना। तो ये जो पोषण है, तो पोषण में, भोजन में अगर लोगों को प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये अगर सही मात्रा में ना मिले, तो इससे जो बच्चा होता है उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, उसका शरीर का वृद्धि नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या होता है कि एक जीन और आनुवांशिकता भी काम करता है। ये जीन और आनुवांशिकता है ना, जीन और आनुवांशिकता भी काम करता है कि जैसे एक शिशु होता है उसके अंदर में माँ बाप का जीन आता है ना। और जो है जैसे ना होता है कि अगर माँ बाप का कद छोटा है, रंग काला है ना, रूप अच्छा नहीं है, तो बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग खानदानी गुण भी कहते हैं, है ना, कि बिल्कुल काला होता है ना, कहता है कि बिल्कुल खानदान पर गया है, या थोड़ा खाटा हो जाता है मतलब नाटा हो जाता है, तो कहता है कि ये बिल्कुल अपने खानदान पर गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो शारीरिक विकास है ना, जो वृद्धि है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक ये पोषण तो है ही, इसके साथ साथ जो है ना जीन और आनुवांशिकता भी है ना, यानी वंशानुगत इसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत जो है ना स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की देखभाल, ये स्वास्थ्य की देखभाल क्या है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। स्वास्थ्य का मतलब कुछ बच्चे देखते हैं ना बीमार पड़ जाता है, तो बीमार पड़ जाता है तो उसका सही समय पर इलाज होना बहुत जरूरी है। अगर सही समय पर इलाज नहीं हो तो बच्चे का वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत सारा बच्चा होता है बीमार पड़ जाता है और माँ बाप को कोई फर्क नहीं रहता है, ऐसे ही लोटा घोटा करके जैसे ही मन वैसे ही ठीक हो जाता है ना। तो स्वास्थ्य का अगर सही से देखभाल नहीं किया जाए तो वैसे बच्चों का भी शरीर सही से विकास नहीं कर पाता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है ना, अच्छा स्वास्थ्य बच्चा जो है ना उसको सही समय पर टीका दिलवाना, है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका जांच करवाना, दवाई लेना दवाई है ना सही समय पर खाना, ये सब बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका शरीर डेवलप होगा, और नहीं करते तो आपका शरीर डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा जो है ना सबसे ज्यादा नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद जो है ना इंसान को फ्रेश कर देता है, एकदम तरोताजा बना देता है। जैसे ना दिन भर में कितनी सारी बातें दिमाग में आता है, जब हम लोग सोते हैं तो सोने के बाद क्या होता है, जब हम लोग है ना दूसरे दिन सवेरे जगते हैं तो अपने आप एकदम तरोताजगी का एहसास होता है, लगता है कि वो सारी पुरानी बातें डिलीट हो गया है ना, माथा से खत्म हो गया। तो ये जो है ना, जो एक डिप्रेशन होता है, जो एनेक्साइटी होता है, डिप्रेशन मतलब जो माथा में हम लोगों का अवसाद भरा रहता है, जो एनेक्साइटी होता है मतलब जो चिंता होती है, सोने से ये सब खत्म होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शरीर है ना, शरीर का मरम्मत हो जाता है सोने से, शरीर का मरम्मत हो जाता है ना, शरीर का मरम्मत हो जाता है।
जैसे गाड़ी लाता है ना नया खरीद के, सर्विसिंग होता है तो बिल्कुल ना तो नया जैसा, तो वैसे हो जाता है। नींद अगर आप अच्छा से लेते हैं तो आपका पूरा शरीर का सर्विसिंग हो जाता है, मतलब मरम्मत हो जाता है, आपको एकदम तरोताजगी का एहसास होता है। तो एक है ना, तो किसी भी लोगों को वृद्धि और विकास करने के लिए नींद का लेना बहुत जरूरी है। समय पर सोना और समय पर जगना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है ना, किसी किसी व्यक्ति का ना पर्यावरण है ना, पर्यावरणीय कारक, जैसे कि साफ भोजन, साफ पानी, साफ भोजन भी जरूरी है वृद्धि और विकास के लिए, साफ पानी पीना भी जरूरी है। और सुरक्षित वातावरण, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपको सुरक्षा का एहसास अगर नहीं होता है, अगर लगता है कि हम असुरक्षित हैं, तो वहाँ पर भी आपका शरीर जो है विकसित नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो है ना, एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण भी चाहिए, कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपको मतलब हाँ, आपके आसपास के जो लोग हैं वो एकदम सपोर्टर हो, मतलब यार कि दूसरों की भलाई सोचने वाला हो, ऐसा नहीं कि एकदम तंग करने वाला हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा फिर आप चिंता में रहते हैं और चिंता में शरीर ऐसे ही सूखने लगता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो शरीर के विकास को प्रभावित करने वाला कारक तो पोषण हो जाएगा, जीन और आनुवांशिकता हो जाएगा, स्वास्थ्य की देखभाल हो जाएगा, नींद हो जाएगा, और इसके अलावा जो है पर्यावरणीय कारक होगा, जैसे साफ हवा, साफ पानी, साफ भोजन, है ना, अच्छा सामाजिक माहौल, ठीक ना, इस तरह से। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ये 9वां पॉइंट हो गया, है ना, तो इसको अब थोड़ा मिटा देते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो 8वां नंबर का है, वो है कि 8वां नंबर हो गया, 8 9 हो गया, अब 10 नंबर होगा, ठीक ना। 10 नंबर में है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास, देखते हैं ना, कोई कोई होता है ना 10 साल का हो गया 50 kg का बोरा उठा लेगा, कोई कोई 15 साल होने के बाद भी 25 kg का बोरा ठीक से नहीं उठा पाता है, मतलब काम कर नहीं कर पाता है। और कोई होता है 15 साल में एक अच्छा जॉब करता है, कोई कोई होता है 15 साल में उसको ठीक से जो है ना, को लिखने तक के लिए नहीं आता है। तो ये जो क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले, है ना, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, है ना, प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है। सबसे पहले पोषण, है ना, सबसे पहला फैक्टर बनेगा पोषण। देखो पोषण बहुत जरूरी है, अगर आपको पोषण सही से हो रहा है, आपके शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और सही मात्रा में अगर आपके शरीर को हर कुछ प्राप्त हो रहा है, तो इससे आपका शरीर हिष्ट पुष्ट रहेगा और आप काम करने के लायक रहेंगे। अगर ये चीजें, ये सारी चीजें जितना आपके शरीर को जरूरत है, अगर वो सारी चीजें आपके शरीर को नहीं मिल रहा है, तो आप हो जाएंगे शिकार किनका, कुपोषण का शिकार हो जाइएगा। और इससे शरीर जो है ना आपका कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा शरीर के अंदर वीकनेस होता है। इनसे क्या होता है कि अगर कुपोषण का आप शिकार हो गए, अगर सही से आपको भोजन ना मिला, भोजन में सही से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या जो खनिज लवण वगैरह जो भी चीजें हैं, अगर आपके शरीर को सही से नहीं मिला, अगर कुपोषण के शिकार हो गए, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो होगा कि जो आपका मांसपेशी है ना, जो ये मांसपेशी वगैरह ये दुर्बल हो जाएगी, इसका विकास नहीं हो पाएगा। और जब इसका विकास नहीं हो पाएगा, तो जब आप शरीर से ही कमजोर रहिएगा तो क्या आप क्रिया करिएगा, क्रिया करने के नहीं, काम करने के लिए रहिएगा तो बिल्कुल नहीं रहिएगा। तो क्रियात्मक विकास अगर करना है तो सबसे पहले पोषण बहुत जरूरी है। पोषण से ही आपका मसल्स मजबूत होगा, मांसपेशी का विकास होगा और आप क्रिया करिएगा। दूसरा है, कोई भी काम करने के लिए ना पहले सीखना पड़ता है, तो उनका ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्रशिक्षण, किसी भी चीज का प्रशिक्षण और अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो है ना ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हम कोई काम स्टार्ट करें, तो इसके लिए ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण और अभ्यास, है ना, प्रैक्टिस, यानी ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, ये ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ये दोनों बहुत जरूरी है। तो कोई भी कौशल सीखिए आप, है ना, कोई भी कौशल जिससे आप 2 रुपया कमा सकते हैं, तो कोई भी कौशल के लिए जो है आप ट्रेनिंग लीजिए, आप उसका प्रैक्टिस करिए और अपने आप को उस क्षेत्र का एकदम बादशाह बना लीजिए, बादशाह। फिर जो है आपको देखिए आप एकदम काम करने के लायक हो जाएंगे। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है अभिप्रेरण, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काम करने के लायक कब बनेंगे, है ना, अभी तक बने क्यों नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इस समझिए अभिप्रेरण क्या होता है। अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन, है ना, अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक ना, मोटिवेशन।
मोटिवेशन होता है। जैसे कि अब माँ बाप को, परिवार के लोगों को, है ना, और जो आसपास समाज के लोग हैं, उन सबको जो है वो सब जो है उनको चाहिए कि वो आपको अभिप्रेरित करे। अभिप्रेरित कर मतलब मोटिवेट करे। मोटिवेट मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करे कि हाँ ये काम करो, ये अच्छा है। तो अगर कोई इंसान आपको प्रेरित करे, मोटिवेट करे, है ना, मोटिवेट करे, तो इससे क्या होता है कि बच्चा के अंदर नई क्रिया को, नए कामों को सीखने का में तत्परता आ जाता है। अरे उसको कोई मोटिवेट ना करे, करे तो उसके अंदर कोई भी नई चीज सीखने की तत्परता बिल्कुल नहीं आती है। तो ये बहुत जरूरी, और माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को मोटिवेट करे, क्योंकि अगर माँ बाप कहे बच्चे को कि ये काम तुम कर सकते हो, है ना, कि ये काम तुमसे हो जाएगा, ये तुम कर सकते हो, तो बच्चा के अंदर भी आता है कि यार माँ बाप को भी विश्वास है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, है ना, ये कर सकता है। तो बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास आता है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो माँ बाप को अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये काम तुमसे हो जाएगा। तो इससे बच्चों के अंदर हौसला आता है ना, और वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है। अब बाकी रहा पड़ोसी की बात, तो पड़ोसी लोग और समाज के लोग तो टांग खींचने में आगे रहते ही। तो ये अभिप्रेरण हो गया, ये भी बहुत जरूरी। और ये थोड़ा थोड़ा ये संक्षिप्त में भी बता रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो है ना, आप इसमें से पढ़ लीजिए, और जो भी चीजें आपको समझ में आ रहा है उसके बाद थोड़ा किताब वगैरह है तो वहां से आप देख लीजिएगा, तो चीजें थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके अलावे जो है ना, इसके अलावे अब है कि ये कि इसके अलावा है कि समेकित बाल विकास योजना। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, है ना, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में है समेकित बाल विकास योजना क्या होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि समेकित बाल विकास योजना क्या होता है। ये जो समेकित बाल विकास योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने इस योजना को लाया है, और इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चे के साथ साथ जो किशोर लोग हैं, जो जवान लोग हैं, और परिवार के सभी लोगों के विकास को बढ़ावा देना। ठीक ना, ये समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है। इसके लिए जो है कि बच्चा का कैसे विकास होगा, तो इसके लिए पहला काम क्या है कि आंगनबाड़ी सेवा दिया गया है सरकार के द्वारा। और आंगनबाड़ी में क्या होता है कि बच्चे को शिक्षा भी मिल जाता है, और बच्चा जब वहां जाता है तो समाज के बच्चों के साथ खेलता है। तो और उसके बाद जो है कि उनका वहां पर उनको खाना पीना मिलता है, उनका पोषण होता है, और जो है खेल कूद भी वो आंगनबाड़ी में करता है, तो उससे मांसपेशियां मजबूत होता है। तो मतलब एक बच्चों का कैसे विकास किया जाए, तो उसके लिए आंगनबाड़ी सेवा है, जहां पर बच्चा को शिक्षा के साथ, पोषण के साथ, खेलकूद की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा जो दूसरा है समेकित बाल विकास योजना के तहत दूसरा जो कार्यक्रम है वो है पोषण योजना। ठीक है ना, ये भी भारत सरकार की योजना है। इसमें क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो स्तनपान मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाने वाले माताएं हैं, या जो बच्चों का उम्र 0 से लेके 6 वर्ष तक है, इन सारे बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, क्योंकि इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं या कोई महिलाएं अपने